वेलकम टू एनएसपी। टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि जब भी कोई बॉडी पे नेट वर्क डन होता है जो बाय ऑल द फोर्सेस, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये इस इंक्लाइन के थ्रू ऐसा नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर कुछ इस तरीके से मूव करेगा। तो थ्रू आउट द जर्नी इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सब का वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। जैसा ये जैसे ही नीचे आ रहा है तो ये एम के इन्फ्लुएंस में भी आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे फ्रिक्शन भी हो। फिर ये ऐसे मूव करके जाएगा तो एम नीचे लगेगा और ये ब्लॉक इस तरीके से मूव कर रहा है। तो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी फोर्सेस का जो वर्क डन होगा वो सब मिला के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। केवल इतना सा अपने को ध्यान में रखना है, इसके बाद सारा प्रॉब्लम हम लोग टैकल कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो जेई मेंस का ही मैंने लिया हुआ है। इस प्रॉब्लम में बोल क्या रहा है कि एक ब्लॉक है, 10 kg उसका मास है और ये डी डिस्टेंस ऐसा चल रहा है। डी डिस्टेंस चलने के बाद इसका स्पीड जो है वो 0 हो जा रहा है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.5 है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं, एक वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं और दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो तो ये जब ब्लॉक चला तो इस पे जो भी फोर्सेस लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, एक एम और दूसरा है यहाँ पे तीसरा फोर्स फ्रिक्शन लग रहा है। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये जब यहाँ से मूव करता हुआ डी डिस्टेंस चला तो नॉर्मल जो है वो लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का वर्क डन 0, एम का वर्क डन 0 क्योंकि एम भी डाउनवर्ड लग रहा है और एंगल 90 डिग्री है डिस्प्लेसमेंट के साथ। केवल और फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट के लाइन पे है और अपोजिट में है। तो क्योंकि बॉडी आगे मूव कर रही है तो फ्रिक्शन का वर्क डन नेगेटिव होगा। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम जितनी भी बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं सबका वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यहाँ पे केवल फ्रिक्शन का ही रोल है तो हम लोग फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे। क्योंकि फ्रिक्शन बैकवर्ड लग रहा है और बॉडी फॉरवर्ड मूव कर रही है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। क्योंकि बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर होगा। फ्रिक्शन अगर म्यू एन के बराबर है तो नॉर्मल जो है वो एम के बराबर होगा क्योंकि वर्टिकल में कोई भी मोशन नहीं है। तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी म्यू एम और डिस्प्लेसमेंट हुआ डी। यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपना 0 है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। म्यू की वैल्यू को प्लग करेंगे, जी की वैल्यू को 9.8 लेने को बोला और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे वैल्यू ला के प्लग कर देंगे तो अपना डिस्टेंस आ जाएगा 9.8 मीटर। अब इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते थे? तो इस बॉडी को अगर देखें तो अगर ये इधर मूव कर रहा है तो केवल और केवल फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जिसकी वजह से ये रिटार्ड करेगा ये बॉडी। तो अपने को पता है कि फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू एन और म्यू एन जो होगा यहाँ पे एन की वैल्यू एम के बराबर, ये एम के बराबर हो जाएगा म्यू एम जी। यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा तो ए जो होगा वो म्यू जी के बराबर होगा। इसके बाद अपने को पता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। फाइनल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे लाके प्लग कर देंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2a। यू स्क्वायर की वैल्यू को रखा, 2a दिया हुआ है अपने को, a जो है वो म्यू जी हो जाएगा, लाके प्लग करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 9.8 मीटर। तो हम लोग कोई भी मेथड से इस प्रॉब्लम को हम लोग टैकल कर सकते थे। ओके, अगला जो प्रॉब्लम है ये भी जेईई मेंस का ही है 2022 का। यहाँ पे एक ब्लॉक जो है इसका मास बोला है 0.5 kg है और ये मूव कर रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो अपने नेचुरल लेंथ में और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। अब ध्यान से देखो तो जब बोला है कि जब ये स्प्रिंग 30 सेंटीमीटर कॉम्प्रेस होगा तो ये स्टॉपर लगा, ये कॉम्प्रेस होकर स्प्रिंग इस तरीके से हो जाएगा। ध्यान से देखो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये कॉम्प्रेशन जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस हुआ और ये कॉम्प्रेशन 30 सेंटीमीटर है। बोला है कि जो स्पीड है वो आधा हो जा रहा है तो पूछा है कि स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना होगा। स्प्रिंग कांस्टेंट सिंपल है, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा कि जब भी कोई बॉडी पे नेट फोर्स लगता है तो जितने भी फोर्सेस लगते हैं सबके वर्क डन का जो वैल्यू होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। जब ये
बॉडी इस तरीके से मूव करते हुए जाएगा और इस स्टॉपर से टकराएगा, तो स्प्रिंग का फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रही तो स्प्रिंग आउटवर्ड फोर्स लगाएगा। ये अंदर की तरफ में जा रहा है तो स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये बॉडी जो है वो इधर मूव कर रही है, तो स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव होगा। फिर से बोल देता हूँ मैं, ये बॉडी है वो इधर जा रहा है, स्प्रिंग का फोर्स इसके ऊपर इधर लगेगा, तो स्प्रिंग का वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। नॉर्मल ऊपर लग रहा है और mg नीचे लग रहा है, और ध्यान से देखें तो डिस्प्लेसमेंट का लाइन ये है जिसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो नॉर्मल का वर्क डन जीरो होगा, mg का वर्क डन जीरो होगा, केवल स्प्रिंग का वर्क डन होगा, क्योंकि स्प्रिंग का वर्क डन नेगेटिव इस होगा रीजन, क्योंकि वो आउटवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग हो जाएगा -kx², और ये कितने के बराबर होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, ये हमने सीखा हुआ डेरिवेशन में कि स्प्रिंग का वर्क डन हाफ kx² होता है, और माइनस इसलिए लगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था मोशन के। अब यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी में जो स्पीड है वो हाफ हो गया, और इनिशियल 12 था, मतलब फाइनल जो होगा वो 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हाफ m बाहर कॉमन ले लिया मैंने, फाइनल स्पीड का स्क्वायर माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। आप ध्यान से देखो तो इसको मैं a+b और a-b लिख सकता हूँ। तो एक ब्रैकेट में 12 + 6 18 हो जाएगा, 6 - 12 -6 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू जो होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी 600 न्यूटन पर मीटर। बहुत ईजी प्रॉब्लम था। ओके, तो इस तरीके से इसको टैकल करना था। अब एक कॉन्सेप्ट क्या है अपने को जो सीखना है अगला प्रॉब्लम करने के लिए, यहाँ पे एक इंक्लाइन है, इस इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा है। अब ध्यान से देखें तो ये बॉडी जो रखी हुई है यहाँ पे, इसके ऊपर नॉर्मल ऐसे लगेगा, mg ऐसे लग रहा है। आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 है, ये थीटा, तो ये 90 - थीटा, ये थीटा हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है। आप ध्यान से, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 - थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 90 है। आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल जो है और mg, ये लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये है लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो नॉर्मल और mg cos थीटा का एंगल जो है 90 डिग्री लग रहा है। ओके, तो नीचे लाने वाला केवल और केवल फोर्स mg sin थीटा ही है। तो अगर मैं इस इंक्लाइन के अलोंग देखूं तो केवल एक ही फोर्स है, इस इंक्लाइन पे नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है और mg cos थीटा भी परपेंडिकुलर है, और इस mg को हमने स्प्लिट करके लिखा है, तो mg sin थीटा ही लेके आएगा। तो वर्क डन अलोंग द, अगर मैं इंक्लाइन लिखूं तो इंक्लाइन के अलोंग एक ही फोर्स है mg sin थीटा, और उसने कितना डिस्प्लेस करा दिया, l। तो यहाँ पे वर्क डन बाई ग्रेविटी जो होगा वो mg sin थीटा इंटू L हो जाएगा। और अपने को पता है कि अगर ये L है तो L sin थीटा h के बराबर होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल से, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ओके, अब मैं ध्यान से देखूँ तो mg जो होगा, mg कौन से डिस्टेंस के अलॉन्ग लग रहा है, h के, तो mg h भी हम लोग लिख सकते थे डायरेक्ट। और अगर मैं देखूँ तो L sin थीटा जो है h के बराबर है, तो मैं यहाँ पे लाके प्लग कर सकता था। तो मैं लिख सकता हूँ कि mg sin थीटा इंटू L वो बराबर हो जाएगा mg इंटू h के। तो हम लोग इधर वे में लिख सकते हैं, या तो हम लोग वर्क डन mg sin थीटा इंटू L लिखें, या तो हम लोग mg को देखें तो mg किसके डायरेक्शन में लग रहा है, h के, mg sin थीटा किसके डायरेक्शन में लग रहा है, L के। तो कोई भी हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं लिखने के लिए। तो ये अपना कॉन्सेप्ट था जो कि यूज़ होगा अगले प्रॉब्लम में। आप ध्यान से देखो तो ये प्रॉब्लम जो है इसमें बोला है, अच्छा यहाँ पे ये इरोडो लिखा हुआ है, इरोडो बुक का प्रॉब्लम है ना। तो प्रॉब्लम में मेंशन क्या है कि अ डिस्क ऑफ मास 50 ग्राम स्लाइड्स विद द जीरो इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, इनिशियल वेलोसिटी डाउन ऑन द इंक्लाइन प्लेन सेट एन एंगल 30 डिग्री, इसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है, टू द हॉरिजॉन्टल हैविंग ट्रैवर्स द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ध्यान से देखो ये 50 सेंटीमीटर इंक्लाइन पे नहीं चला, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे चला है, ये जो हॉरिजॉन्टल है प्लेन इस पे ये 50 सेंटीमीटर चला। द डिस्क स्टॉप्स, इस पे 50 सेंटीमीटर चलने के बाद ये जो 50 ग्राम का मास है वो स्टॉप हो गया, मतलब उसकी स्पीड 0 हो गई। फाइंड द वर्क परफॉर्म बाय द फ्रिक्शन, बाय द फ्रिक्शन फोर्सेस लिखा है, फ्रिक्शन फोर्सेस लिखा है,
over the whole distance, assuming the coefficient of friction mu 0.15 for both inclined and horizontal plane. ओके, तो यहाँ का फ्रिक्शन और यहाँ के फ्रिक्शन, इन दोनों जगह के, दोनों सरफेस के फ्रिक्शन का वर्क डन पूछा हुआ है यहाँ पे। अब हमने जो वर्क एनर्जी थ्योरम में सीखा है कि नेट वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी हमने देखा कि जब ये बॉडी नीचे आ रही है तो इसके इंक्लाइन के अलॉन्ग एक ही फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, और ये लेंथ जो है वो l है। तो हमने सीखा कि mg साइन थीटा इंटू एल को मैं लिख सकता हूँ mg इंटू एच लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये 50 ग्राम का मास है, ये नीचे आया तो लिख सकते हैं हम लोग नीचे। जब ये यहाँ से यहाँ पे आया तो हम लोग इसका वर्क डन लिख सकते हैं ए से बी में mg का वर्क डन। ए से बी में mg का वर्क डन क्या लिखा जा सकता है, mgh। क्योंकि ये बॉडी नीचे आ रही है तो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, ऊपर। फ्रिक्शन का वर्क डन होगा म्यू mg कॉस थीटा, क्योंकि n जो होगा वो mg यहाँ पे कॉस थीटा होगा, ये mg कॉस थीटा। तो यहाँ पे नॉर्मल जो है वो mg कॉस थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे म्यू mg कॉस थीटा इंटू ये लेंथ आया l, तो फ्रिक्शन का वर्क डन माइनस हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो तो मैं B से C चला, जब B से C चला तो आप ध्यान से देखना मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब ये बॉडी इस तरीके से यहाँ पे मूव करता हुआ इधर आएगा, क्लियर है, तो यहाँ पे नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे है और फ्रिक्शन अपोजिट है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो नॉर्मल का यहाँ से यहाँ तक का नॉर्मल का वर्क डन 0, यहाँ से यहाँ तक लाने में mg का वर्क डन 0, पर यहाँ से यहाँ लाने में mg का वर्क डन 0 नहीं था। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ए से बी में फ्रिक्शन और mg दोनों का वर्क डन था, बी से सी में केवल और केवल फ्रिक्शन का वर्क डन है। तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना हो जाएगा, तो इधर नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा म्यू n की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक में mg के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे म्यू mgd। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0 था, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी 0, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ वाला जो फ्रिक्शन है वो म्यू mg कॉस थीटा इंटू एल है, और यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रिक्शन है वो म्यू mg, और इसको हमने d मान लिया, तो म्यू mg d है। ओके, तो ये इसको मैं नेट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन म्यू mg कॉस थीटा एल है, और यहाँ से यहाँ तक म्यू mg कॉस थीटा एल है, और यहाँ से यहाँ तक का जो फ्रिक्शन है वो म्यू mg और उसका वर्क डन इंटू डी। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, उसका वर्क डन मतलब ये म्यू mg तो फोर्स हुआ और डिस्प्लेसमेंट इसको हमने d बोला। ओके, तो वर्क डन, इसको नेट वर्क डन फ्रिक्शन बोल सकते हैं, वो कितने के बराबर है, mgh के। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से A से B आने में मेरा वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो तो मुझे ये H निकालना है, ये H दिया नहीं है। तो मुझे पता है कि अगर मैं A से B में आऊँगा तो यहाँ का जो काइनेटिक एनर्जी है वो B से C के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगा। ध्यान से सुनना, A से B आने में जो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा ब्लॉक का, वो B से C जाने में ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बनेगा। तो मैं A से B में देखूँ तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, mg कॉस थीटा ऐसे लगेगा और mg साइन थीटा ऐसे लगेगा। आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल और mg दोनों परपेंडिकुलर है इंक्लाइन के, तो इनका वर्क डन mg जो है और नॉर्मल 90 डिग्री है, तो इनका वर्क डन 0 हो जाएगा mg कॉस थीटा का। और mg ऐसे लग रहा है mg साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, mg साइन थीटा इंटू एल, पर मुझे पता है कि उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, mgh। फ्रिक्शन कितना लगा, तो म्यू mg कॉस थीटा ऊपर लगा और कितना लेंथ चला, l चला, तो इसको ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से यहाँ तक आने में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, पर यहाँ पे आने पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है। यहाँ से m को m कैंसिल करेंगे, 2 को इधर भेजेंगे, तो v² की वैल्यू आई 2gl साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा और यहाँ पे ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। तो अगर मैं B से C में लिखूँ वर्क डन, तो B से C में अगर मैं देखूँ तो mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल ऊपर है, तो नॉर्मल और mg जो लाइन ऑफ मोशन है उसके साथ इनका एंगल 90 डिग्री है, तो इनका वर्क डन 0 होगा। फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे की तरफ में,
ओके, तो यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन जो है वो अपना म्यू एम जी, और कितना डिस्टेंस चला, डी चला। तो हम लोग लिख सकते हैं बी से सी में केवल फ्रिक्शन ही लग रहा है, उसकी वैल्यू है माइनस म्यू एम जी डी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बी से सी में जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और हमने बोला था कि जो यहाँ से इंक्लाइन पे चलते हुए जो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो बी से सी के लिए इनिशियल बनेगा, और उसकी वेलोसिटी अपने को मिली हुई है। तो यहाँ पे रख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे वी स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो 2 म्यू जी डी होगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एम से एम कैंसिल हुआ, इसको भेज दिया तो वी स्क्वायर की वैल्यू 2 जी डी। तो यहाँ से यहाँ तक हमने जब वैल्यू निकाला तो अपने को वी स्क्वायर 2 म्यू जी डी मिला, और यहाँ से यहाँ तक के जर्नी को लिखा, यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो वी स्क्वायर की वैल्यू ये मिला। न्यूमेरिकली ये दोनों बराबर है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो 2 म्यू जी डी ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 जी एल साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यहाँ से 2 जी से 2 जी कैंसिल होता दिख रहा है, म्यू डी की वैल्यू जो होगी वो एल साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री मेंशन है, यहाँ पे लाके प्लग कर देंगे साइन 30 1/2, म्यू की वैल्यू 0.15, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू √3/2। तो यहाँ पे एल जो आया वो आ जाएगा 20.25, और अपने को पता है कि एल साइन थीटा जो हमने यहाँ पे निकाला था वो एच के बराबर है। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी 10.13 सेंटीमीटर। अब इस एच की वैल्यू को लाके यहाँ पे प्लग कर देंगे तो अपना वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ जाएगा। ओके, तो ये था आंसर अपना। तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था ये। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये भी इरोडो का ही है। यहाँ पे क्या मेंशन है कि एक यहाँ पे डिस्क है, वो इस तरीके से स्लाइड करता हुआ आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये डिस्क था जिसको मैंने ऐसे ब्लॉक जैसा बना दिया, और डिस्क के काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमने नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि प्रॉब्लम में मेंशन तो नहीं था पर आंसर नहीं आता, इसके लिए हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को नेग्लेक्ट किया है। ओके, उसके रोलिंग इफेक्ट को सेम यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले हैं। है क्या यहाँ पे कि एक डिस्क है, वो इसके अलोंग रोल होता हुआ आया, और यहाँ पे आने के बाद उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऐसे मिला। आप ध्यान से देखो तो ये हाइट h है और ये हाइट स्मॉल h है। प्रॉब्लम में मेंशन है कि ये हाइट कितना रखें कि ये जो पार्टिकल है ऐसे जब गिरा तो ये प्रोजेक्टाइल करे, तो ये डिस्टेंस जो है ना वो मैक्सिमम एक्वायर करे, और दूसरा इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पूछा हुआ है कि व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ हॉरिजॉन्टल पोर्शन to ensure the maximum distance as covered by the disk. What must be the height of horizontal portion? थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हाइट की वैल्यू कितनी होगी कि ये जो डिस्टेंस जो है ना वो मैक्सिमम कवर करे। तो सिंपल है, हम लोग ए से बी आएंगे, तो ए से बी आने में ये कितना हाइट नीचे गिरा, तो अगर मैं देख पा रहा हूँ तो आप ध्यान से देखो, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे देखो, ये हाइट जो है वो हो जाएगा h माइनस h। इतनी हाइट को माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक h है और ये स्मॉल h है, तो ये हाइट जो होगा h माइनस h होगा। अब अपने को पता है कि ये यहाँ से जब नीचे आया तो इंक्लाइन पे तो कितना हाइट गिरा, h माइनस h। तो हम लोग बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं जो हमने यहाँ पे सीखा कि कितना mg लगा, कितना हाइट गिरा h, तो mgh लिखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे लगा सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें ना फंसना कि ये कर्व दिया हुआ है, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा mgh माइनस h, कहाँ से, a से b आने में कितना हाइट गिरा, कैपिटल H माइनस h, और वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेंशन्ड है कि 0 है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, तो वी आया 2gh माइनस h। ओके, अब हम देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है, पर हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो हम लोग डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब ये s जो है वो, तो यहाँ पे मैं वेलोसिटी देखूँ तो 2gh माइनस h आया। हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो टाइम ऑफ फॉल यहाँ से यहाँ तक हमने
सीखा हुआ है प्रोजेक्टाइल में कि वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2h/g, क्योंकि कितना हाइट गिर रहा है h, तो 2h/g हो जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल में हमने बहुत सारा प्रॉब्लम किया। तो यहाँ पे √2gh-h, और टाइम ऑफ फॉल जब ये नीचे आया तो ये हो जाएगा 2h/g। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, g से g कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों रूट के अंदर है, और यह आ जाएगा कैपिटल H इंटू स्मॉल h माइनस h²। अब ध्यान से देखो तो ये वाली वैल्यू तो फिक्स है कि साइड से फेंका गया था। अब इसको हमको एडजस्ट करने हैं ये इस वाले बॉल को, क्योंकि उसने पूछा हुआ है कि अपने को कितना ये एच रखे कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे इस एच के बारे में। तो ये एच को हम लोग देख रहे हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ds/dh फॉर मैक्सिमा या मिनिमा हमने सीखा हुआ है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करके जीरो करते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो ये तो फिक्स है, इसको एडजस्ट करना है, तो ds/dh उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको √x की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 √x, और पूरा इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जीरो करेंगे तो अपना आ जाएगा h इक्वल टू कैपिटल H इक्वल टू 2h। तो यहाँ पे h जो आया वो h/2 के बराबर है, कैपिटल H/2 के, मतलब ये जो रेंज है वो इस हाइट का, सॉरी, ये h जो है इस हाइट का अगर आधा हो, ये हाइट जो है वो इस बड़े वाले हाइट का आधा हो, तो रेंज जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से ये वैल्यू ला के हम लोग यहाँ पे प्लग कर देंगे यहाँ पे, तो अपना आ जाएगा एस मैक्स की वैल्यू। देखो 4 कैपिटल H स्मॉल h की वैल्यू कितनी है, तो h/2 के बराबर है, तो यहाँ पे h/2, तो ये आ जाएगा h²/2 माइनस h²। यहाँ पे पूरा वैल्यू प्लग करने के बाद देखो तो h यहाँ पे रखा h/2 माइनस यहाँ पे रखेंगे तो h²/4 हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल h h/2 के बराबर है, तो ये मुझे दिख रहा है h के बराबर। मतलब ये हाइट जो है इस हाइट का आधा हो तो ये रेंज जो होगा वो इस हाइट के बराबर होगा। ये प्रॉब्लम में मेंशन पूछा हुआ है, मेंशन नहीं था, पूछा हुआ है। ओके, अच्छा नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन है, ये 2023 मेंस का PYQ का प्रॉब्लम है। मेंशन क्या है कि इसमें एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है 2N, ओके, और पूछा है कि अगर ये ब्लॉक जो है वो इनिशियली रेस्ट पे था और इस सरफेस को स्मूथ बोला है, फोर्स 2N लग रहा है थीटा एंगल पे एज ए मेंशन है, और थीटा की वैल्यू kx बोला हुआ है, वेयर k इज कांस्टेंट, k जो है वो कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो x डिस्टेंस कवर्ड है ना। द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, इस तरीके से लग रहा है, ये पूरा लिखा हुआ है कि फोर्स इस तरीके से लग रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो होता है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए मेंशन है स्मॉल n/k जो है यहाँ पे जो कांस्टेंट है इनटू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू kx है जहाँ पे x डिस्टेंस है। कुछ नहीं करना अपने को, काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा और अगर बॉडी डिस्प्लेस की, जरूरी नहीं कि फोर्स लगे तो बॉडी डिस्प्लेस हो, पर अगर बॉडी डिस्प्लेस की तो उस पर वर्क डन हुआ, वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पे था, तो जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो n/k साइन थीटा के बराबर होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जो भी इस बॉडी पे वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, और यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो भी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा उसकी वैल्यू जो होगी वो n/k साइन थीटा के बराबर होगी। ओके, तो यहाँ से n की वैल्यू को निकालना है। अब मैं देखूँ तो ये 2N जो है इसको मैं रिजॉल्व करूँ, अच्छा ये 2 न्यूटन है ना, इससे 2N कन्फ्यूजन में मत आना, ये 2 न्यूटन है, तो इसको थीटा पे रिजॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा और ये हो जाएगा 2 sin थीटा। ओके, तो अगर मैं देखूँ कि ये x के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो F.dx जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि जिधर फोर्स लग रहा है, अच्छा ये जो है 2 sin थीटा, अगर ये बॉडी इधर डिस्प्लेस कर रही है तो उसका एंगल 90 डिग्री है, mg का भी वर्क डन डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन से 90 डिग्री है, तो 2n sin थीटा का वर्क डन और mg का वर्क डन 0 होगा, जो भी वर्क डन होगा वो 2 cos थीटा के बराबर
की वजह से होगा। 2 cos थीटा ही रिस्पॉन्सिबल होगा इसको डिस्प्लेस कराने में। तो यहाँ पे जो फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 2 cos थीटा। डिस्प्लेसमेंट हमने कितना लिखा dx लिखा। dx क्यों लिखा? क्योंकि थीटा जो वो वेरिएबल है और उसकी वैल्यू kx है, इसके लिए अपने को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो cos थीटा, तो थीटा की वैल्यू को यहाँ पे ला के रखा तो ये आ जाएगा k इंटू एक्स। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, cos x का इंटीग्रेशन साइन, और क्योंकि यहाँ पे के एक्स है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के रूल से नीचे चला जाएगा। लिमिट को हम लोग पुट कर देंगे 0 से x, क्योंकि इसमें मेंशन है कि वो चलना शुरू किया तो थीटा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, के एक्स के। तो यहाँ पे मान लेते हैं ओरिजिन से चलना शुरू किया, ओरिजिन से कितना डिस्प्लेस किया x, तो यहाँ पे लाके वैल्यू प्लग कर देंगे। जो भी वर्क डन होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्रॉब्लम में मेंशन है कि वो रेस्ट से शुरू था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आया, नेट वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन यहाँ पे कितना दिया है, n/k इंटू साइन थीटा है, और यहाँ से कितना आ रहा है 2/k साइन के एक्स। के एक्स की वैल्यू को हम लोग थीटा लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा 2/k साइन के एक्स। के एक्स को हमने थीटा लिखा तो यहाँ पे n/k इंटू साइन थीटा, जो कि यहाँ पे मेंशन है उससे कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये था हमारा लेक्चर आज का। ओके, होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। आप लोग गो थ्रू ज़रूर करिए, जो भी प्रॉब्लम्स किए हैं बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। आपको मैं एक क्रक्स दूँ ना, तो अगर मैं आपको एक हिंट दूँ तो इस वाले प्रॉब्लम से आपको मैं बताना चाहूँगा। किधर गया ये इरोडो वाला? जो फोर्स जहाँ तक लगता है ना उसका वर्क डन वहीं तक लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे mg साइन थीटा का वर्क डन यहाँ तक हुआ, पर यहाँ से यहाँ तक mg का कोई भी वर्क डन नहीं है, क्योंकि mg परपेंडिकुलर लग रहा है। यहाँ पे mg ऐसे लग रहा था तो उसकी वजह से वर्क डन था। तो जो फोर्स जहाँ तक लगे उसका वर्क डन लिखना है, और फाइनल जो वर्क डन होगा बॉडी पे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। आप बार बार इस लाइन को सुनिए और बिल्कुल इसको अप्लाई करिए, बिल्कुल यू विल गेट द आंसर। और आपको बहुत ही टीडियस कैलकुलेशन नहीं करने पड़ेंगे। जो भी बेसिक बुक्स हैं NCERT या SCV, उसके प्रॉब्लम आप लोग आसानी से कर पाओगे। बिल्कुल आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर जो फोर्स जहाँ तक लग रहा है उसका वर्क डन वहीं तक देखना है। जैसा यहाँ पे mg का वर्क डन यहाँ पे था, पर यहाँ से यहाँ तक mg जो है वो 90 डिग्री बना रहा था, तो उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ पे भी लग रहा था यहाँ पे भी लग रहा था, पर यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू अलग होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।